क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों लोग एक छोटे से मच्छर के काटने की वजह से मर जाते हैं? यानी कि हर साल एक छोटा सा मच्छर लाखों लोगों की मौत का सबब बनता है। दिस इज़ मलेरिया। और यही आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट आर द काउजेस ऑफ मलेरिया, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया, इसका ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, मलेरिया की हिस्ट्री क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ है। क्योंकि मलेरिया हमारे पास कोई नई डिजीज़ नहीं है जो आज या कुछ टाइम पहले इवॉल्व हुई है, बल्कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड पुरानी डिजीज़ है। और चाइनीज़ रिकॉर्ड्स के अंदर भी जो है इसका जिक्र हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 के अंदर तकरीबन 219 मिलियन लोगों को मलेरिया हुआ था, जिसमें से 4,35,000 लोगों में डेथ हुई थी। जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई नई बीमारी नहीं है कि आप समझें कि मलेरिया अभी इवॉल्व हुई है या कुछ साल पहले आई है। बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हिस्ट्री के अंदर उनको मलेरिया हो चुका है। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना होगा, जिसके बारे में फेमस है कि ही वॉज द बेस्ट मिलिट्री आर्मी कमांडर, आधी से ज़्यादा दुनिया उसने फतह कर ली थी। उसकी मौत किस वजह से होती है? मलेरिया की वजह से। कोलंबस ही डिस्कवर्ड द अमेरिका, उसको उसकी ज़िंदगी में मलेरिया हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए अमेरिका, उसको मलेरिया हुआ। और पर्सनैलिटीज़ बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर कि जिनको उनकी ज़िंदगी के अंदर मलेरिया हो चुका है। सो मलेरिया हमारे पास, मलेरिया इज़न्ट अ न्यू डिजीज़ जो अभी इवॉल्व हुई है कुछ टाइम पहले, बल्कि हमें 2000 साल पहले भी जो है इसका रिकॉर्ड मिलता है। और साइंटिस्ट के लिए मलेरिया एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहा है माजी के अंदर। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलेरिया के केस के अंदर 5 नोबेल प्राइज़ अवार्ड किए गए हैं साइंटिस्ट को उनकी कंट्रीब्यूशंस की बेस के ऊपर, किसी को ट्रीटमेंट फाइंड करने के ऊपर, किसी को कॉज फाइंड करने के ऊपर। अब हर बीमारी की कोई ना कोई वजह होती है, यानी कि कोई ना कोई उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई ना कोई कॉज होती है। अब मलेरिया की कॉज को देखने से पहले एक चीज़ का पता होना चाहिए, और वो है पैरासाइट। पैरासाइट कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उससे फूड लेता है, उससे शेल्टर लेता है, रहने की जगह लेता है, लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुंचा जाता है। यानी कि पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड इन रिटर्न हार्म देम, बदले में नुकसान पहुंचा जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जिससे खुराक लेते हैं, शेल्टर लेते हैं। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, एक हमारे पास एक पैरासाइट है, कॉज है मलेरिया की। 172 स्पीशीज़ 172 किस्में पाई जाती हैं प्लाज्मोडियम की, जिसमें से 5 ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है पी फेल्सीपैरम, वाइवेक्स, ओवेल, मेलरी, नॉल्जी। ये हमारे पास 5 ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की कि जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती हैं। अब बेसिकली इसका हम थोड़ा सा प्रोसीजर देखते हैं कि मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है हमारे पास। लेट्स सपोज एक इंसान है और उसको मलेरिया है। अब आपने याद रखना कि जिस इंसान को भी मलेरिया होगा उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम यानी कि पैरासाइट ज़रूर पाया जाता होगा। जिसको भी मलेरिया होगा उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी होगा। लेट्स सपोज एक इंसान है और उसके ब्लड के अंदर, जैसे मैंने कहा, प्लाज्मोडियम होगा। अब एक मच्छर आता है, और वो मच्छर कौन से? एनोफिलीज। ये बेसिकली मच्छर एक इंसान से दूसरे इंसान को जो मलेरिया ट्रांसफ़र करता है, प्लाज्मोडियम को मलेरिया फैलाने का सबब बनता है। एक इंसान है, उसको मलेरिया, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है। अब एक मच्छर आएगा, एनोफिलीज, ठीक है, और वो मच्छर बैठते हैं उस इंसान के ऊपर और उससे खून ले लेते हैं। अब उस इंसान जिससे लेते हैं उसको मलेरिया है, यानी कि उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है। अब जब वो मच्छर उस इंसान के ऊपर बैठेगा और उससे ब्लड लेगा तो उसके स्टमक के अंदर भी वो प्लाज्मोडियम चला जाएगा और जाके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो मच्छर, वो एनोफिलीज जब किसी हेल्दी इंसान के ऊपर जाएगा, जब उस हेल्दी इंसान के ऊपर जाके बैठेगा, अब मच्छर की एक फैक्ट उसके बारे में, कि मॉस्किटो के बारे में, कि जब भी इंसान को वो अपने स्टिंग से बाइट करता है, सुराख करता है, स्किन के अंदर से अपना स्टिंग पास करता है, तो पहले मच्छर अपना कुछ सलाइवा क्या करता है उस इंसान की जहाँ पे वो उसने बाइट किया होता है, वहाँ पे पहले अपना सलाइवा डालता है। क्यों? ताकि जब वो खून सक करे तो उसके फूड कैनाल के अंदर जाके वो फूड क्लॉट ना हो जाए, ब्लड ना क्लॉट हो जाए। अब उस मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम है, तो जब वो हेल्दी पेशेंट के क्या करता है कि
ब्लड के अंदर वो सलाइवा डालते हैं, तो सलाइवा क्योंकि प्लाज्मोडियम ब्लड के बाद फिर सलाइवरी ग्लैंड में भी आ जाता है, और वो सलाइवा जब किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर जाता है तो उसको भी क्या हो जाता है, हमारे पास मलेरिया हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि अब एक मलेरिया पेशेंट है, उसके खून में प्लाज्मोडियम है, दूसरे इंसान को वो कैसे प्लाज्मोडियम जो हवा से तो जा नहीं सकता, तो जो बीच में हमारे पास एक कनेक्शन बनाता है वो है मॉस्किटो एंड डेट इज़ एनोफ्लिस। मलेरिया के केस के अंदर जिसके सिम्टम्स हैं वो है फीवर, आपको बुखार होता है, चिल्स, कोल्ड, ठंड लगती है, हेडेक होता है, कुछ केसेस के अंदर ब्लीडिंग हमें जो है नोज़ से होना स्टार्ट हो जाती है। हर बीमारी जो है, कुछ लोग होते हैं जो किसी न किसी बीमारी से वुल्नरेबल होते हैं, यानी उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको बीमारी हो जाए। अब मलेरिया के केस के अंदर छोटे बच्चे, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, यानी कि एज्ड पीपल हों, ऐसे प्रेग्नेंट वूमेन, ऐसे लोग जिनकी स्प्लीन निकाल दी गई हो सर्जरी से। स्प्लीन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को रिमूव करता है और इम्यूनिटी के अंदर एक रोल प्ले करता है। सो ऐसे लोग ज़्यादा वुल्नरेबल हैं मलेरिया से, यानी कि उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि मलेरिया हमारे पास हो सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं हम डायग्नोज करने के लिए, आया कि ये पर्सन इसको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ, प्लाज्मोडियम उसके ब्लड के अंदर है या नहीं है। अब मलेरिया के अंदर डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। जो सबसे द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट इन केस ऑफ मलेरिया इज़ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी किया जाता है, और डिफरेंट कुछ मेथड्स किए जाते हैं जैसे एलिज़ा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एजे, और कुछ मेथड्स भी हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड है हम यूज़ करते हैं इन द टू डायग्नोज द मलेरिया, वो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मलेरिया का ट्रीटमेंट टाइम के साथ से इवॉल्व होता रहा। जब बिल्कुल ये नई बीमारियाँ थी तो ज़ाहिर बात है लोग मर रहे थे, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मलेरिया के अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट तो उन्होंने यूज़ करना ही था। किनकोना जो कि एक बेसिकली एक ट्री है, उसकी बार को एज आ ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता था अगेंस्ट मलेरिया के। उसके बाद आर्टेमिसिया एनवा, ये बेसिकली एक प्लांट है, इसको एज ए मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता रहा। आजकल जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं इट्स बेसिकली आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT भी इसको बोला जाता है। इसको हम बेसिकली एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे अगेंस्ट मलेरिया के यूज़ करें। 1975 के अंदर यूरोप ने डिक्लेयर कर दिया था कि इन्होंने मलेरिया का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया। इट्स मीन कि इट्स स्टिल पॉसिबल कि हम जो है मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं मज़ीद फैलने से। मलेरिया का जो इस टाइम सबसे ज़्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के ऊपर ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो अफ्रीका के ऊपर है। WHO के मुताबिक साल 2017 के अंदर जो उन्हें 219 मिलियन केसेस मिले, वो 200 मिलियन केसेस जस्ट उनको अफ्रीका के अंदर मिले, यानी कि 92% केसेस मलेरिया के जस्ट अफ्रीका के अंदर पाए गए। क्यों? डिफरेंट रीजंस हैं, पॉवर्टी, सैनिटेशन, नाकिस सफाई है वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर 2 मिलियन लोगों के अंदर मलेरिया की तशख़ीस हुई, इसमें से 4,900 लोगों की डेथ हुई मलेरिया की वजह से। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास मलेरिया की जो डेथ की रेशियो है वो अब नीचे आती जा रही है। 2010 के अंदर 6,07,000 लोगों की डेथ हुई, 2016 के अंदर 4,51,000 लोगों की डेथ हुई, 2017 के अंदर 4,35,000 लोगों की डेथ होती मलेरिया की वजह से। लेकिन इसकी रेशियो जो है अब कम आती जा रही है, मलेरिया को अब जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। कुछ प्रिवेंशंस होती हैं हर डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को पर्सनल करनी पड़ती हैं। आपके घर के अंदर कोई पुराने टायर्स या गमले के अंदर पानी ना खड़ा होने दें, क्योंकि मलेरिया की जो ब्रीडिंग होती है, जो मलेरिया अपने एग्स देता है वो स्टेगनेंट वाटर यानी कि खड़े पानी के अंदर देता है। इसके अलावा एंटी मलेरियल मेडिसिन का इस्तेमाल करें, और स्लीव्स वाले कपड़े पहने स्पेशली शाम के वक्त। सो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। अगर आपके अंदर मलेरिया की तशख़ीस हो जाती है, डायग्नोज हो जाता है मलेरिया को, सो जल्दी से जल्दी उसका जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। इस तरह से हम मलेरिया को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं मज़ीद स्प्रेड होने से। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।